अच्छा भाई, तो आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो उसके अंदर सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू होता है क्या? सीपीयू इज़ योर मेन थिंग जो आपकी एग्जीक्यूशन भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा, इंस्ट्रक्शंस वगैरह को, जो भी काम, जो मेन आप काम करते हो ना, आपके कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड योर सीपीयू। ठीक है। फिर सेकेंडली, इसके अंदर हमारे पास एक और बात लिखी हुई आती है, अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय अ माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में क्या फ़र्क है? माइक्रो प्रोसेसर इज योर हार्डवेयर डिवाइस, सीपीयू इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आपकी प्रोसेसिंग यूनिट को कहाँ चलना चाहिए और क्या चीज़ किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इज योर एक्चुअल प्रोसेसर दैट इज इन योर लैपटॉप्स, मोबाइल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। इट इज़ पॉसिबल कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल सीपीयूज हों, जिसको हम लोग कोर वगैरह बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे जब जाएंगे तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कोर क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो सीपीयू इज योर मेन फंडामेंटल थिंग कि जिस तरीके क्या चीज़ जो है सब चीज़ों को प्रोसेस करेगी। तो यूजली हम लोग लूजली सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं। हाउएवर दीज आर नॉट द सेम थिंग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके कंपोनेंट्स में हमारे पास ये चीज़ें आती है, ए एल यू, विच इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, आपने सूडो कोड में एंड और नॉट, ये सारे के सारे बूलियन ऑपरेटर्स वगैरह इस्तेमाल करोगे। ये सारी की सारी चीज़ों को प्रोसेस करना, अप्लाई करना किसका काम है? ए एल यू का काम है। सेकेंडली यू हैव गॉट कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उन सारी की सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि कब इंस्ट्रक्शन आएगी, कब इंस्ट्रक्शन को मैं लोड नहीं करूँगा, इंस्ट्रक्शन का कौन सा वाला पार्ट किस जगह पे जाना है। सारा का सारा काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। देन आपके पास रजिस्टर्स आ जाते हैं। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स बेसिकली हम लोग डाटा स्टोर कर, जिस चीज़ में स्टोर करते हैं ना, सीपीयू के अंदर जो स्टोरेज की लोकेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स। हमारे पास दो टाइप के रजिस्टर्स आते हैं, एक स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स आते हैं, जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स आते हैं। जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हो गए जिसके अंदर आपकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम लोग लोड कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आप पहले से प्री लोड करनी होगी, हम लोग को सेव करेंगे। वो यूजली किसके अंदर होती हैं? कैश के अंदर होती हैं। ठीक है। कैश क्या होता है आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। स्पेशल पर्पज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेन फंडामेंटल काम कर रहे होते हैं, जो स्पेशली एक स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कुछ और डाटा नहीं स्टोर करते। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो आ जाती है, दैट इज़ पीसी प्रोग्राम काउंटर। ये क्या चीज़ स्टोर करता है? ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। अब आपके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने बात किया हुआ होगा, जैसे आप कोड लिखते हो ना, सूडो कोड लिखा है ना, लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक कोड लिखते हैं, इफ़ की कंडीशन आ गई, फॉर का लूप आ गया, सारी की सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन होती हैं। इस तरीके से लीनियरली लाइन बाय लाइन हर हर लोकेशन पे, आपकी रैम की लोकेशन में, ये सारा का सारा डाटा सेव हुआ होता है। अब पीसी के अंदर क्या होता है? अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसका लोकेशन सेव हुई हुई होती है। ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है? मेरे पास एड्रेस सेव हुआ होता है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, नॉट द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बट दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट उसको सिग्नल भेजता है, प्रोग्राम काउंटर वो एड्रेस किसको भेज देता है? एम ए आर को भेज देता है। एम ए आर की फुल फॉर्म क्या? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन, उस एड्रेस, उस इंस्ट्रक्शन का जो करंटली रन हो रहा है, यानी एग्जीक्यूट हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है। प्रोग्राम काउंटर अगली इंस्ट्रक्शन, एम ए आर जो इंस्ट्रक्शन अभी रन हो रही है। फिर वो इंस्ट्रक्शन किसके पास जाती है? रैम के पास। अब यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है बस। अब बस का मतलब कुछ भी नहीं होता। जो वायर्स आपके मदरबोर्ड के अंदर जो वायर्स होते हैं और जो सीपीयू के अंदर जो वायर्स हैं, उसका हम लोगों ने बस एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी निकाल दी, उसको क्या बोल देते हैं? हम लोग बस बोल देते हैं। ठीक है। एड्रेस बस, वायर्स होते हैं। ठीक है। ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं। यूनी डायरेक्शन का मतलब वन वे, खाली इनसे एक तरफ डाटा जाता है। ये वापस डाटा लेके नहीं आ सकते, यानी एड्रेस लेके वापस नहीं आ सकते। सिर्फ मुझे क्या ट्रैवल करेगा इसके ऊपर से? एड्रेस ट्रैवल करेगा। ये रैम के ऊपर आया, जो इसने एड्रेस भेजा होगा, उस एड्रेस का जो डाटा होगा वो डाटा बस के थ्रू किस में चला जाएगा? एमडीआर के अंदर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा किसको इस्तेमाल करता है? जो डाटा, जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है या डाटा होता है, इन दोनों चीज़ों को वो स्टोर करता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। ठीक है। रिमेंबर, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? डाटा बस। रैम से डाटा कौन उठा के लेके आती है? डाटा बस। यहाँ से वापस से राइट बैक। राइट बैक का मतलब है जब हम लोगों ने कोई इंस्ट्रक्शन सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस कर ली, इसको आउटपुट करना है, तो ये राइट बैक कहलाता है, और उसको हम लोग जाके किस में सेव करना है? अगर रैम में सेव करना है तो डाटा बस के थ्रू होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। ये बोथ वे काम करती है। सेम वे हमारे पास कंट्रोल बस भी होती है। कंट्रोल बस भी क्या होती है? बाई डायरेक्शनल।
दोनों वे काम करती है, बाहर से भी रैम से भी कम्युनिकेट कर रही होती है, सारे के सारे कंपोनेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो रैम से मेरे पास डाटा उठ के MDR के अंदर आ गया। रिमेंबर, MAR ने एड्रेस भेजा था रैम को, रैम ने उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन रखी हुई थी या फिर डाटा रखा हुआ था वो किसको भेज दिया, MDR को। सही है, अब MDR डिसाइड करेगा, अब ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि भाई इंस्ट्रक्शन है या डाटा है। अगर इंस्ट्रक्शन है तो किस में जाके स्टोर हो जाती है, CIR के अंदर, करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। जो अभी इंस्ट्रक्शन रन हो रही है वो इसमें स्टोर होती है। MDR में डाटा भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है, और जो डाटा होता है वो किस में चले जाता है, ACC के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर। कोई भी डाटा है जिसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, CPU ने उसको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई कराना है, कंपैरिजन करनी है, कुछ भी करनी है, वो चीज़ किस में होनी चाहिए, एक्यूमुलेटर में होनी चाहिए। एक्यूमुलेटर पे होगी तभी उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन या है लॉजिकल ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिकोड करना। डिकोड होता है इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन समझनी भी तो है ना, डायरेक्ट तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड करते हैं कंट्रोल यूनिट, और फिर ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है या लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चीज़ सारे के सारे कंपोनेंट्स कहते हैं। और जो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड फेच एग्जीक्यूट साइकिल। एक दफ़ा वापस से हम लोग इसको देख सकते हैं किस तरीके से फेच एग्जीक्यूट साइकिल ये रन हो रहा होता है। एनी इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं कोई इंस्ट्रक्शन है या नहीं है। सेकंड, अगर है इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट एड्रेस, वो लोकेशन किस में जाके कॉपी हो जाती है, MAR के अंदर। ठीक है, MAR वो इंस्ट्रक्शन किसको लोकेशन किसको बोलते भेजता है, रैम को भेजता है, और उस MAR उस एड्रेस पे जो डाटा होता है वो कॉपी हो जाता है किसके ऊपर, MDR के अंदर। ठीक है, MDR से डाटा जो होता है वो कॉपी होता है CIR में। अगर इंस्ट्रक्शन है तो CIR में चल जाएगी, डाटा है तो एक्यूमुलेटर में चल जाएगा। हाउएवर फेच एग्जीक्यूट साइकिल में यूजुअली हम लोग उसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं करते क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल है नहीं आपके सिलेबस के अंदर। सही है, ये चीज़ आ गई, CIR के अंदर आ गई। अब ये जो प्रोग्राम काउंटर +1 वाली बात करिए, कभी स्टार्ट में कर दो, इसको एंड में कर दो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसको कहाँ पे भी करना है। या तो इंस्ट्रक्शन फेच होने से पहले कर दो, बिल्कुल टॉप पे कर दो, या बिल्कुल एंड में एक प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो, यानी +1 कर दो, कोई इस इशू की बात नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को हम लोगने डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, जो भी आपको हम लोगों ने आउटपुट करना था, कंप्यूटर ने जो भी काम करना था अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, और फिर ये वापस से इंस्ट्रक्शन एक तरीके से साइकिल के अंदर गोल गोल लूप घूमती रहती है। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है कि इसी सेम चीज़ को हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी इसके अंदर एड्रेस रखा हुआ है, इसके अंदर के डाटा को हम लोगों ने प्रोग्राम काउंटर को +1 किया, इसका लोकेशन इसके अंदर जो प्रोग्राम काउंटर में डाटा रखा हुआ था उसको MAR में भेज दिया, विच वॉज योर एड्रेस। अब यहाँ पे देखो मैंने डबल ब्रैकेट इस्तेमाल करें बिकॉज इट इज़ शो केसिंग कि MAR की वैल्यूज़ MDR में नहीं जा रही, MAR में जो एड्रेस था उस एड्रेस पे जो डाटा रखा हुआ था वो डाटा उठ के किस में चला गया है, मेरे पास MDR में। फिर MDR से डाटा उठ के किस में चला गया, CIR में। फिर उसके बाद फेच एग्जीक्यूट होने के उसके बाद डिकोड होगा और फिर एग्जीक्यूट होकर राइट बैक हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी प्रोसेस को मैंने 2 से 3 तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप एक दफ़ा वापस से रीड कर लें। ठीक है भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, एक ब्लैंकेट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करिए। अब यूजली जितने भी आपके पास प्रोसेसर्स आते हैं माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर एक नहीं मल्टीपल कोर्स होती हैं, क्योंकि हम लोग एक वक्त में बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, राइट। अब लेट्स से अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर वीडियो कॉल में बात करें तो वीडियो भी बन रही है, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, पीछे लेट्स से मैंने इंस्टाग्राम पे अगर स्टोरी अपलोड करी वो स्टोरी भी अपलोड हो रही है, राइट। मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं, अगर बीच में कोई कॉल आ जाती है तो वो भी मुझे नज़र आ जाती है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोगों ने मल्टीपल पार्ट्स मल्टीपल चीज़ें कर ली। सबसे पहली बात, मल्टी कोर्स प्रोसेसर, जो हम लोगों ने अभी जितनी भी फेच एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में बात करी थी, जो भी हमने बोला कि ये CPU को डिफाइन करता है, ये सारी की सारी बारी किसके बारे में बात हो रही है, कोर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर ये एक कोर होती है जिसका काम है फेच एग्जीक्यूट साइकिल को एग्जीक्यूट करना, फेच डिकोड एग्जीक्यूट ये करता रहता है। जितनी ज़्यादा कोर होंगी, जितनी ज़्यादा कोर्स होंगी, दैट मीन्स कि उतनी सारी इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम रन हो सकती है। ठीक है ना, समझो ये एक मेरा वर्कर है जो मेरी ईंटें लगा रहा है या फिर वॉट एवर, लाइक लेट्स से ब्रिक्स को तोड़ रहा है, राइट।
जितनी ज़्यादा कोर्स होंगे उतने ज़्यादा मेरे पास वर्कर्स होंगे काम करने के लिए, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास एक चीज़ कहलाती है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड बेसिकली डिफाइन करती है एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली आजकल जो प्रोसेसर आते हैं वो होते हैं 4.1 गीगाहर्ट्ज़, इवन 5 गीगाहर्ट्ज़ तक भी जाते हैं। इसका मतलब क्या है, गीगाहर्ट्ज़ है, गीगा का मतलब बिलियन होता है, राइट। तो यानी 4.1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई, राइट। 4.1 बिलियन, इसको बंदा लाइक एक दफ़ा विजुलाइज भी करना चाहे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विजुलाइज, राइट। तो रिमेंबर, कोर कितने सारे वर्कर्स हैं, क्लॉक स्पीड वो वर्कर कितनी स्पीड से काम कर रहा है। लेट्स से अगर मेरे पास डुअल कोर प्रोसेसर है एक और उसकी स्पीड क्या है 4.1 गीगाहर्ट्ज़, तो एक्चुअल में कितनी इंस्ट्रक्शन वो एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर रहा है, 2 वर्कर हैं, हर वर्कर की स्पीड है 4.1 मल्टीप्लाई 2 क्या, तो 8.2 गीगाहर्ट्ज़, 8.2 इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में रन कर सकता है। हाउएवर अगर वहीं पे हमारे पास एक और प्रोसेसर है वो क्वाड कोर है यानी 4 कोर्स हैं, उसकी स्पीड न दिखने में तो होगी कि भाई 3.1 गीगाहर्ट्ज़ है, लेकिन जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक सेकंड में कितने एग्जीक्यूट कर सकता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। रिमेंबर ये कैलकुलेशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लॉक स्पीड आपकी क्या बता रही है कि कितनी इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में रन हो रही है। खाली मैं क्लॉक स्पीड प्रोसेसर की इंक्रीज करता रहूँ, कोर्स नहीं बढ़ाऊँ, दैट डज नॉट मीन कि वो मेरा प्रोसेसर आउट परफॉर्म कर देगा बाकी प्रोसेसर्स को, बाकी माइक्रो प्रोसेसर को, राइट। तो कोर क्लॉक स्पीड आपको मैनेज करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन योर टास्क, राइट, सही है। तो हायर क्लॉक स्पीड मींस मोर इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग स्पीड। कोर्स मतलब कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम रन हो सके, कितने सारे आपके पास वर्कर्स हैं। अब ये कैश क्या होती है, कैश जिस तरीके से हम लोगों ने रैम के बारे में बात करी थी, अभी रैम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। रैम इज योर स्टोरेज विच स्टोर्स डाटा, और फिर वहाँ से डाटा उठ के सीपीयू में आता है। हाउएवर अभी हमने बात करी कि हमारा जो सीपीयू होता है इट इज़ रनिंग एट 4.1 गीगाहर्ट्ज़, 4 बिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में। अब रैम से उठ के आके सीपीयू में जाने के लिए टाइम लगता है, राइट, क्योंकि डिस्टेंस भी तो कवर करना है। इसी वजह से जो कैश मेमोरी होती है वो लिटरली जैसे यहाँ पे शोकेस भी किया हुआ है वो सीपीयू के ऊपर ही बनी हुई होती है, राइट। तो उसका डिस्टेंस बहुत कम होता है और बहुत स्मॉल मेमोरी होती है, यूजली 3 मेगाबाइट्स, अगर बहुत अच्छा प्रोसेसर है तो 6 मेगाबाइट्स हो जाती है, राइट। वो रैम और सीपीयू के बीच में बैठी हुई होती है ताकि इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी आ सकें। सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन होंगी तभी तो 4 बिलियन इंस्ट्रक्शन रन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग कोर्स या क्लॉक स्पीड बढ़ाते जाते हैं वैसे ही हमें कैश को इंक्रीज करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रैम से डाटा आने में थोड़ी सी स्पीड स्लो होती है। अगर एक इमेजिनेटिवली अगर हम स्पीड को कैलकुलेट कर लें तो नॉर्मली जो आपकी जो रैम होती है इट इज़ रनिंग अराउंड 100 गीगाबाइट्स टू 200 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की इसकी ट्रांसफर स्पीड होती है। जबकि अगर कैश के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, 2 to 3 टेराबाइट्स पर सेकेंड की एक्सेस स्पीड होती है, ठीक है। तो ये हमारी बात समझ में आ गई, कोर, कैश और क्लॉक स्पीड क्या होती है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग के बारे में बात करते हैं, एक कीवर्ड आ जाता है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन सेट इन अ सीपीयू। इंस्ट्रक्शन सेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, कमांड्स। जिस तरीके से आकर मल्टीपल कंपनीज हैं जो सीपीयूज को बनाती हैं, एएमडी है, इंटेल है, अब ये दोनों कंपनीज डिफरेंट कमांड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप से सीपीयूज बनाती हैं, हर टाइप्स के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ कमांड लिस्ट होती हैं, ठीक है। तो जो कमांड लिस्ट होती हैं कि क्या क्या ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, स्टोर कराना है, हर सीपीयू की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। रिमेंबर ये आपने याद नहीं करनी, बस आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन लिस्ट इज क्या है कि कौन कौन सी कमांड है जो सीपीयू प्रोसेस कर सकता है। जो हम कोडर होते हैं, जो हम लोग कोड लिख रहे होते हैं, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट बहुत क्लोजली अपने साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि भाई इंटेल की जो चिप्स हैं उसके अंदर जो जो कमांड इस्तेमाल कर सकता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है बना के दिया हुआ है, वो इन सारी इंस्ट्रक्शंस को, कमांड्स को यूज़ कर सके और इन्हीं कमांड्स के थ्रू सीपीयू से कम्युनिकेट करे। अगर वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम या उस सॉफ्टवेयर को नहीं पता होगी तो सीपीयू को रन नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, सेट ऑफ कमांड्स of all commands a CPU can process. These commands are in machine code यानी बाइनरी के अंदर होती हैं. It is a bridge between hardware and software. ठीक है जी. पर्पस क्या, अलाउज द सीपीयू टू परफॉर्म टास्क, और जो मेरा मेन मकसद क्या होता है, सीपीयू को यूज करने के लिए क्या चीज जरूरत है, उसी कमांड सेट की जरूरत है, इंस्ट्रक्शन सेट की जरूरत है, ठीक है। सेकेंडली अब हमारे पास आ जाते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम
आर डिज़ाइन फॉर अ डेडिकेटेड फंक्शन। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, राइट? आप इसके अंदर कोई सी भी एप्लीकेशन, कोई सी भी ऐप, कोई सा भी गेम इंस्टॉल कर सकें और वो आप काम कर लेते हैं। आपको वीडियो एडिटिंग करनी थी, आपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाल लिया। आपने इंस्टाग्राम यूज़ करना था, आपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन डाल ली। ठीक है, थिंग्स लाइक आपने जो भी काम करना था, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत थी, आपने कैलकुलेटर की एप्लीकेशन डाल के फ़ौरन से रन कर दिया, राइट? तो ये क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर हो जाते हैं हमारे पास, जितनी भी लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें आ गई। बिकॉज दे आर, अच्छा फ़र्क क्या है, ये एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि दे कैन रन एनीथिंग, जो भी सॉफ्टवेयर डालूंगा वो रन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे हमारे पास आए थे एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास माइक्रोवेव आपने इस्तेमाल किया है, उसके अंदर डिजिटल होता है, आपने बस खाली बटन दबाया और ऑटोमेटिकली 5 मिनट्स के लिए रन हो गया, राइट? आपके पास वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई हैं। आपके पास एसी होता है, आपने एक दफ़ा एसी ऑन कर दिया, 26 पे टेम्परेचर सेट कर, ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को ऑन भी कर रहा है, ऑफ भी कर रहा है। हाउएवर अगर जो मैं लैपटॉप और सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, वो उसमें लगाऊंगा तो वेस्ट ऑफ मनी है ना, क्योंकि उसका काम क्या, एक स्पेसिफिक काम है कि भाई क्या करना है। एसी है तो टेम्परेचर मैनेज करके रखे, माइक्रोवेव है तो स्पेसिफिक टाइम पे माइक्रोवेव को ऑफ कर दे, पावर को कंट्रोल करके रखे, राइट? तो किसके लिए बना होता है? डेडिकेटेड फंक्शन के लिए बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके बहुत सस्ता होता है, इट इज़ वेरी चीप। एक सिंपल स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ होता है, राइट? उसके फंक्शंस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जिस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है, बहुत बेसिक सा एक सीपीयू उसके अंदर लगा इस्तेमाल किया होता है। ड्रॉबैक क्या आता है मेरे पास उसके अंदर, कि अगर मैंने उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, कोई भी एक नया काम मुझसे करवाना है, सीप मैं चाह रहा हूँ कि भाई अपना, अब मेरा एसी है ना वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, अब उसके लिए मैं खाली एक नया सॉफ्टवेयर डाल इंस्टॉल करके काम नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा एम्बेडेड सिस्टम नए सिरे से डिज़ाइन करके चेंज करना पड़ेगा, विच कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, तो रिमेंबर, चीप टू मैन्युफैक्चर होता है। अगर हाउएवर अगर मुझे नए फंक्शन ऐड करने, तो मुझे पूरा सिस्टम नए सिरे से बना के और नए सिरे से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए होते हैं, ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, पार्ट ऑफ अ लार्जर डिवाइस होते हैं। डेडिकेटेड फंक्शंस हो गए। रियल टाइम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, उसी वक्त काम करना होता है, फॉरन फोन से रिस्पॉन्स करना होता है, राइट? अप्लाइंसेस, कार्स, इंजन वगैरह, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी आप जो भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस इस्तेमाल करते हो ना, उन सब में एम्बेडेड सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट आजकल जो फैंस वगैरह भी आ गए, रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं, उनके अंदर भी एम्बेडेड सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं करनी है, कोई फंक्शनैलिटी चेंज करनी है, तो मुझे नए सिरे से पूरा प्रोग्राम नए सिरे से बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसके अंदर देख लेते हैं कोई बात हम लोगों ने मिस तो नहीं कर ली। एड्रेस बस के बारे में बात हो गई, डाटा बस। एड्रेस बस का काम क्या था? एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना, यूनिडायरेक्शनल होता है, वन वे काम करता है। डाटा बस का काम क्या है? बाई डायरेक्शनल होता है, डाटा को रैम से उठा के लेकर आना और रैम में वापस से लेके जाने का मेरा काम होता है। हम लोग फिर उसके बाद क्या हो गया, कंट्रोल बस, जो कंट्रोल यूनिट, सीयू, जो सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, इन सब के सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा रहा होता है, वो भी क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। फैच एग्जीक्यूट साइकिल क्या होती है? डाटा स्टोर करना, ट्रांसमिट करना, फैच एग्जीक्यूट करना, एक्सप्लेनेशन, कोर साइज, परफॉर्मेंस हो गई, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, और ये जनरल सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, आ जाए हम लोग सवाल ट्राई कर लेते हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। सवाल कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है। The table contain names description of components in the central processing unit. Complete the table by giving. अच्छा, एक बात याद रखना, जो भी आपने याद करना है पेपर 2 के पेपर 1 के हवाले से, वो आपने किससे सवाल करना है? मार्किंग स्कीम से। पेपर उठा के खोलो। आई वुड प्रेफर कि आप 2018 2019 से P1 उठा के ओपन कर लेना, क्वेश्चन पढ़ा, मार्किंग स्कीम देखी और उससे याद करना शुरू किया। ऑब्वियसली बात है, फंडामेंटल एंड कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, वो ज़रूरी हैं, हाउएवर चीज़ें याद भी होनी चाहिए। तो याद कहाँ से करेंगे हम लोग? मार्किंग स्कीम से याद करेंगे। तभी मैंने यहाँ पे हर जगह मार्किंग स्कीम लगाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ये प्रॉब्ली डिस्क्रिप्शन में आपके पास वाइट बोर्ड लगा हुआ होगा, उसमें आप ओपन करके ये सारी की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकोगे। ठीक है भाई, कौन से कंपोनेंट सेंड द सिग्नल टू मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू द सीपीयू? तो मेरे पास वो कंट्रोल यूनिट आ गया। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है? स्टोर द इंस्ट्रक्शन और स्टोर द एड्रेस फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। स्टोर्स द एड्रेस ऑफ डाटा दैट इज अबाउट टू बी फेच। आपके पास MAR आ गया। ट्रांसमिट डाटा बिटवीन रैम एंड सीपीयू। अब डाटा ट्रांसमिट कर रहा है तो आपके पास डाटा बस आ गई। एक्यूमुलेटर स्टोर्स द डाटा विच इज करेंटली बीइंग यूज्ड। स्टोर्स एन इंस्ट्रक्शन व्हेन इट इज बीइंग डिकोडेड, तो ये आपके पास CIR आ गया। ठीक है जी, ये आ गया।
इंटरम रिजल्ट यानी जो भी कैलकुलेशन का आपका रिजल्ट होगा वो किस में सेव हो रहा है, मेरे पास एक्यूमुलेटर के अंदर सेव हो रहा है। सही है, ये सारी की सारी बात हो गई। फिर उसके बाद अच्छा जी, an instruction is fetched from random access memory into the data register, identify two other registers that are used। तो हमारे पास MDR के बारे में बात कर दिया, तो तुम CIR लिख सकते हो, एक्यूमुलेटर भी लिख सकते हो, MAR भी लिख सकते हो, प्रोग्राम काउंटर भी लिख सकते हो, वट एवर आपके पास अच्छा लगे आपको। सही है, ये तीनों इंस्ट्रक्शंस आ गए मेरे पास। फिर उसके बाद आना कंप्लीट एंड एनोटेट द डायग्राम टू शो हाउ द डाटा इज बीइंग डिकोडेड व्हेन इट हैज बीन फेच्ड इनटू द यानी एमडीआर के आगे लिखना है। अब ये इतनी बड़ी डायग्राम बनाई थी ना, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें थी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा लिखना है कि एमडीआर से आगे क्या हो रहा है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इस वाली चीज़ के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। और इसके अंदर भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना होता। असल मेरा मेन मकसद क्या होता है, एनोटेट करना होता है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर देखो, बस उसने इतनी सी डायग्राम दिखाई, कंट्रोल यूनिट होता है, उसके साथ CIR लगा होता है। CIR को तुमने बाहर भी लगा दी ना, दैट इज फाइन एज वेल, एज लॉन्ग एज कि आपने एरो सही से लगाया कि इंस्ट्रक्शन को जाता हुआ दिखाया कि CIR के अंदर आपने ये एरो लगा के डिफाइन एक्सप्लेन कर दिया। एनोटेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कमेंट्स लिखे हुए इसको हम लोग एनोटेशन बोलते हैं, राइट। एनोटेट कर दिया कि भाई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, डिकोड हो रहा है, बस आपका सारा के सारे पूरे 4 के 4 मार्क्स आपको दे देगा। रिमेंबर, इतना ज़्यादा जब भी डायग्राम बनाएगा, इट्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। एज लॉन्ग एज कि आपने क्या किया है, एनोटेशन सही से करी हुई ना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद सर्कल द 3 कंपोनेंट्स दैट आर बिल्ट इन टू द CPU। तो हमारे पास क्या हो गया, कंट्रोल CU आ गया, एक्यूमुलेटर आ गया, प्रोग्राम काउंटर आ गया, बाकी सारी की सारी चीज़ें आर नॉट द पार्ट ऑफ द CPU। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गई क्लियर। फिर उसके बाद डिस्क्राइब करना है फेच एग्जीक्यूट साइकिल का। उसके अंदर सवाल देख लेते हैं किस तरीके से आता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ MAR। तो MAR का काम क्या बताया था हम लोगों ने, इंस्ट्रक्शन टू बी फेच को हम लोग स्टोर करते हैं। सही है जी, ये वाली बात हो गई। फिर आगे अब ये पूरा प्रोसेस इसने ना सवाल के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे दिया है। ठीक है जी, एन इंस्ट्रक्शन इज डैश डैश फ्रॉम द MAR। क्या होती है भाई, वो फेच होती है। फेच का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लेकर आना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेच। फेच हो गई भाई, इट इज़ टेम्परेली स्टोर्ड इन डैश। किसके अंदर स्टोर होती है, हमारे पास MDR के अंदर स्टोर होती है। देन सेंट अलॉन्ग डैश टू द कंट्रोल यूनिट। सेंट अलॉन्ग किसके थ्रू हम लोग भेजेंगे, डेटा बस के थ्रू। सही है जी। टू बी क्या चीज़ होती है, डिकोड। द डैश कौन अप्लाई करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट विल परफॉर्म एनी ऑपरेशन होना चाहिए था इसके अंदर, क्या है ऑपरेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। कैलकुलेशंस होंगी और फिर लॉजिकल ऑपरेशन दैट आर रिक्वायर्ड वो क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सही है भाई, ये वाली बात हो गई। फिर उसके बाद अब इसके अंदर प्राइम स्टेट द नेम ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। अच्छा, ये रैम से आता है, अभी हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस अपना स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको अब आप खुद से अपने पास चेक कर लो। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय कोर एंड कैश। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज मेंट बाय क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड के बारे में हमने क्या बात डिस्कस करी थी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड इन अ सेकंड, मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इन अ सेकंड, ये सारी की सारी बात आ गई। एक्सप्लेन, अच्छा जी, शी वांट टू चेंज द CPU दैट हैज़ अ क्लॉक स्पीड ऑफ 3 GHz, यानी मोर इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। सबसे पहली बात आपने मोर इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करनी है। सेकंड क्या है, परफॉर्मेंस इंक्रीज। चाहे वो आप कैश कोर या क्लॉक स्पीड इंक्रीज करोगे, परफॉर्मेंस हमेशा इंक्रीज होगी। बट आपने मुझे इसको साथ स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा क्या चीज़ इंप्रूव हो रही है। कोर का मतलब है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम हो रही हैं। कैश क्या क्या है, मोर इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकेगा। क्लॉक स्पीड का क्या है, मोर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन अ सेकेंड। ठीक है जी, ये वाली बात आ गई। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कैश। तो आप सारी की सारी बात, टाइप ऑफ स्टोरेज है, फ्रीक्वेंटली यूज डाटा होता है, फास्टर देन रैम होता है। अब ये लेवल्स वगैरह वाली बात आपको लिखने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। उसने खाली लिख दी है, बट इसके अंदर याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अंडरस्टैंड एंड द पर्पस एंड द यूज। तो भाई क्या है बेसिकली, जो लिस्ट ऑफ कमांड्स होती हैं उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट बोलते थे, और कोई बात नहीं इसके अंदर, कोई इतनी ज़्यादा डीप की बात नहीं।
पर्पस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, इसके अंदर सवाल क्या आता है मेरे पास, ठीक है। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक टास्क के लिए बना हुआ होता है। अब इसके इतनी सारी बातें लिखती हैं, माइक्रो प्रोसेसर होता है, हार्डवेयर होता है, फर्मवेयर होता है। ये इसके अंदर आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये समझ में आ जाएगा हार्डवेयर फर्मवेयर क्या होता है। चीप टू मैन्युफैक्चर होता है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, रियल टाइम होता है, लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। आप अच्छी खासी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। गिव एग्जांपल्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, तो भाई ऑटोमेटिकली फ्रीजर के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप में नहीं कर सकते। सिक्योरिटी लाइट्स के अंदर हो सकता है, वेंडिंग मशीन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। वेब सर्वर्स में नहीं हो सकता कि वेब सर्वर्स के मल्टीपल टास्क होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में भी नहीं हो सकता, सही है, क्योंकि वो जनरल पर्पज है ना, सही है। और स्मार्टफोन्स आपके पास आ गए, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज मेंट। अब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सबसे पहली बात रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के मेरे पास मेन नीड क्या होती है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकूँ। आपके पास स्क्रीन लगी हुई है तो आज आप मेरी वीडियो वगैरह वीडियो देख रहे हो ना, स्क्रीन है, माउस है या टच स्क्रीन है, उसके थ्रू ही हम लोग हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर इनपुट डिवाइस ही नहीं है और मैं डाटा ही नहीं एंटर कर सकता तो हार्डवेयर का क्या काम, कोई काम ही नहीं है। एग्जाम्पल्स वगैरह तो आपको सब पता ही है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको जितनी भी डिवाइसेस हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, इसके अंदर रिक्वायरमेंट पता होता चाहिए कि वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, और इसके थोड़े से फंडामेंटल्स पता होने चाहिए किस तरीके से काम करनी चाहिए। एग्जैक्ट डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप नहीं पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, बार कोड में किस तरीके से लेज़र लगती है, वो यूँ रिफ्लेक्ट होती है। बहुत बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। कंप्लीट वर्किंग आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हाउएवर आप पुराने सिलेबस में देखेंगे उसके अंदर सवाल आपको मिलेंगे, बट दैट वाज योर ओल्ड सिलेबस, राइट। तो भाई बारकोड लेज़र होपफुली हम सब ने सुपरमार्केट शॉपिंग स्टोर्स वगैरह के अंदर देखा होगा इस्तेमाल करते हुए। रेड लेज़र लाइट निकलती है, उस पैटर्न के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, वो पैटर्न वो रीड करता है और फिर हम उस पैटर्न के थ्रू हम लोग अपना जो भी प्रोडक्ट होता है आइडेंटिफाई करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, फास्ट एक्यूरेट है, मैनुअली इंटर करना प्रोडक्ट का नाम या फिर प्रोडक्ट की नंबर, दैट इज प्रोन टू एरर्स, ठीक है जी। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है जी। डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी आपका बारकोड अगर ख़राब हो जाता है तो वो सही तरीके से रीड नहीं कर रहा होता, और मैंने यहाँ पे ये गलत डल गया, ओके। फिर उसके बाद हम लोग कर लेते हैं क्यू आर स्कैनर। क्यू आर स्कैनर्स भी आपने इस्तेमाल करें, रिमेंबर क्यू आर स्कैनर बारकोड स्कैनर फंडामेंटल वर्किंग तकरीबन सेम ही है कि कैमरा या फिर लेजर लाइट्स के थ्रू हम काम करें। हाउएवर क्यू आर कोड में इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम लोग पिक्चर्स भी स्टोर कर, अब पिक्चर नहीं स्टोर कर सकते सॉरी, हम लोग लिंक्स वगैरह कोई भी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा टेक्स्ट वगैरह स्टोर कर सकते हैं। 2D चाहे तो हम लोग ये 2D कैमरा के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई स्कैनर के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पेमेंट्स के अंदर, वेबसाइट लिंक्स, इवन क्यूआर कोड्स तो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। मोर डाटा देन बार कोड रिक्वायर्स कैमरा एंड डिकोडिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। डिजिटल कैमरा के अंदर आपको पता है लाइट इंटर होती है, सेंसर लगा हुआ होता है, उस सेंसर के अंदर वो लाइट को डिटेक्ट करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है इमेज के अंदर। दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्क। कॉमन यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस आपको पता है। डिसएडवांटेज में लार्ज फाइल साइज़ है, स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, रियल वर्ल्ड इमेजेस बहुत डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 2D अच्छा, डिजिटल कैमरा को भी हम लोग इन अ वे 2D स्कैनर बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी कैमरा की यूजेस तो आपको पता है। सेम वे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ आ गई हमारे पास, कीबोर्ड, माइक्रोफोन एंड ऑप्टिकल माउसेस। कीबोर्ड किस तरीके से की प्रेस किया, आप क्यों इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, अब कुछ है बताने का नहीं, ठीक है ना। बस इतना पता होना चाहिए इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, की प्रेस किया तो उसका एस की कोड जाता है, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एस की कोड जाता है, उस एस की कोड के हिसाब से प्रोसेस करता है। माइक्रोफोन और जो स्पीकर होता है सेम फंडामेंटल्स पे काम करते हैं इन अ वे कि माइक्रोफोन के अंदर भी एक डायफ्राम लगा हुआ होता है, एक बहुत सेंसिटिव सी फिल्म लगी हुई होती है। आवाज़ जब आती है आपको पता है हमारी जो वॉइस होती है, साउंड होती है, इट इज़ अ वेव, वो उसको वाइब्रेट करती है और वो वाइब्रेट करता है आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव करता है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल स्टोर कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर के अंदर, और सीपीयू उसको डिकोड करके वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। हैंड फ्री होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। ऑप्टिकल माउस, अब तो जितने भी माउस आते हैं सारे के सारे ऑप्टिकल माउस। आई डोंट थिंक कि आप में से किसी ने भी
वो बॉल माउस संभाल किया होगा, उसके अंदर लेज़र लगी हुई होती है और लेज़र क्या रीड कर रही होती है, ट्रैक कर रही होती है आपके सरफेस को। सरफेस के अंदर चेंज आया, सरफेस किस तरफ से मूव कर रहा है, दैट इज़ योर ऑप्टिकल माउस। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं कि अगर सरफेस बहुत ज़्यादा वो हो, मतलब स्लिक हो, तो उसके अंदर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कभी कभी। ठीक है जी। अब टच स्क्रीन के अंदर आपको थोड़ी सी इसके अंदर डिटेल होनी चाहिए। टच स्क्रीन 3 टाइप्स की होती है, एक कैपेसिटिव होती है, रेजिस्टिव होती है, इंफ्रारेड होती है। कैपेसिटिव कौन सी होती है, जो आप लोग मोबाइल फोन्स के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हो ना, दैट इज कैपेसिटिव। उसके अंदर क्या होता है, बारीक बारीक वायर्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। जैसे ही आपकी फिंगर टच करता है उसको, उस पर चार्ज डिक्रीज होता है, चार्ज ड्रॉप होता है, और फिर वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे स्क्रीन टच किया। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, रिस्पॉन्सिव बहुत होता है, ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि हर कैसा भी गिर जाए तो फ़ौरन से टूट सकता है। ठीक है, कॉस्ट भी थोड़ी सी हायर होती है इसकी। सही है। नाउ रिमेंबर दैट कि उसके अंदर मल्टी टच अलाउ होते हैं। अच्छा, ग्लव्स के साथ आप संभाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फिंगर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि फिंगर होगी, क्योंकि हम तो कैपेसिटिव है ना, हम ह्यूमन कंडक्टिव होते हैं, राइट। फ़ौरन से इलेक्ट्रिसिटी हमारी उंगली के अंदर चले जाता है, राइट। इस तरीके से काम होता है। सेकेंड आर रेजिस्टिव। रेजिस्टिव में क्या होता है, 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आपकी उंगली प्रेस करती है तो लिटरली लेयर बेंड होकर उसको टच करती है। आपने यूजली अगर आपका एयरप्लेन में अगर जाना आना हुआ हो, तो वहाँ पे देखना उन स्क्रीन को, जब भी पब्लिकली कोई भी आप टच स्क्रीन वगैरह इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर बहुत ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है। क्यों? वो 2 लेयर्स को आपस में टच करता है। जब वो 2 लेयर्स टच हो जाती हैं, तो फिर वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, आप हम लोग टच रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और मोस्टली रेजिस्टिव के अंदर मल्टी टच डिटेक्ट नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी सी कम होती है कंपेरेटिव टू कैपेसिटिव। ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हाई होती है कैपेसिटिव के मुकाबले के अंदर। कॉस्ट हमारी थोड़ी सी लो होती है। फिर हमारे पास आ जाती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के अंदर लेज़र लाइट्स लगी हुई होती हैं, और लेज़र लाइट्स लेज़र्स को हम लोग जैसे ही हमारी उंगली ब्रेक करती है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि हमने टच किया। सही है जी। अब आ जाते हैं हमारे पास 2D स्कैनर्स। 2D स्कैनर्स हम लोग कैमरे के भी बोल सकते हैं, बाकी जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी वगैरह कराया हो, वहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर 3D स्कैनर्स के अंदर अगर आपने देखा होगा, आजकल 3D प्रिंटर्स वगैरह कितने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। उसके अंदर हम लोग 3 डायमेंशनल इमेज हमें पूरी जनरेट होती है, उसकी डेप्थ पता होती है, कितनी थिक है, क्या थिन है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता होती है। ठीक है, ये वाली बात आ गई हमारे पास। स्कैनर्स हो गए, डेप्थ आ गई। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है कि अब तो इनपुट तो कर दिया, अब किसी तरीके से हमें रिस्पॉन्ड भी तो करना चाहिए ना कंप्यूटर ने, और वो किसके थ्रू करता है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। सबसे पहली चीज़ हम लोग उसके बारे में पता कर लेते हैं, एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है ना, उसको हम लोग बेसिकली एक्चुएटर बोल देते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, ऑटोमेटिक जो शीशा अप डाउन हो रहा होता है, वो किसके थ्रू हुआ होता है, एक्चुएटर के थ्रू। आपने गाड़ी का रिमोट का लॉक का बटन दबाया, ऑटोमेटिकली गाड़ी ने लॉक कर लिया, किसके थ्रू, एक्चुएटर के थ्रू। जो भी मोटर हम लोग डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं एक्चुएटर। रोबोटिक्स में, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऑटोमेट करनी होती है, फिजिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे एक्चुएटर की ज़रूरत होती है। डिसएडवांटेज, इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। मैकेनिकल पार्ट होता है तो वेयर आउट हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। एलईडी स्क्रीन्स। एलईडी स्क्रीन किस तरीके से काम करती हैं, उसके अंदर हर पिक्सल से, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने बात करी कि पिक्सल्स होते हैं, तो हर पिक्सल के पीछे एक एलईडी लाइट लगी हुई होती है। ठीक है, हर स्पेसिफिक एलईडी लाइट लगी हुई होती है, और वो एग्जैक्ट जो भी हमें कलर चाहिए होता है, वो कलर जनरेट करके हमें प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, लाइट एलईडी डायोड इस्तेमाल होते हैं। कॉमनली टेलीविजन वगैरह होते हैं, बहुत ब्राइट होती है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग एलईडी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर जो एलसीडी है, दैट इज़ एन ओल्डर टेक्नोलॉजी। उसका नाम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बेसिकली उसमें क्या होता है, पीछे बहुत बड़ी वाइट लाइट लगी हुई थी, बहुत पावरफुल। हम आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा तो होगा कि वाइट लाइट को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो डिफरेंट प्राइमरी कलर्स के अंदर ब्रेक डाउन हो सकती है आरजीबी में। करेक्ट, तो वो वाइट लाइट लगी हुई होती है। आगे एक लिक्विड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड होता है। उस लिक्विड को हम लोग कोई भी करंट प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसका बेसिकली काम क्या करता है कि उस स्पेसिफिक कलर को सिर्फ अलाउ करेगा वो, अगर हमने करंट प्रोवाइड किया। ठीक है, उसके थ्रू हम काम करते हैं। इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम होता है एलसीडी एलईडी के मुकाबले में। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट थोड़ी सी लोअर है, वेट लाइट वेट वेट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और डिपेंड्स ऑन द बैकलाइट, और बैकलाइट की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी वॉश आउट सी इमेज होती है, थोड़ी सी ग्रे सी पिक स्क्रीन नज़र आती है अगर आप कंपेयर करें तो। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रिंटर्स, दो टाइप के हैं, इंकजेट और लेज़र। इंकजेट के अंदर आपको जाना चाहिए कि लिक्विड इंक है, लेज़र के अंदर पाउडर इंक है। जो आप लोग बड़े बड़े फोटो कॉपीज होते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट, अगर आप कभी फोटो कॉपी की दुकान में गए हो तो वो लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल कर होता है। इंकजेट में क्या होता है, इंक होती है कार्ट्रिजेस के अंदर, एक टाइनी सी नोजल होती है, वो इस तरीके से एक रेल पे लगी हुई होती है ऐसे बॉक्सेस के अंदर, और वो लेफ्ट और राइट मूव कर रही होती है, राइट। उसके अंदर जो नोजल होती है उसके अंदर एक चीज़ खिलाती है, उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स बनते हैं। उसके दो तरीके से, एक छोटा सा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगा हुआ होता है। वो क्रिस्टल क्या करता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, एक समझो एक वाइब्रेशन की मोटर लगी हुई होती है, वाइब्रेट करती है और वो फ्लिक करता है इंक को पेपर के ऊपर। पेपर एब्जॉर्ब करता है, उसके आगे एक रोलर लगा होता है, हीट के थ्रू उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है। कॉमन यूज है होम प्रिंटिंग। एडवांटेजेस क्या है, हाई क्वालिटी होती है, परचेज कॉस्ट थोड़ी सी हमारे पास लोअर होती है। डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं, इंक कार्टेजेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पूरे पूरे हमें पूरे एक साथ खरीदने पड़ते हैं, राइट। सेकेंडली प्रिंटिंग स्लोअर होती है, इंक स्मज भी कर सकती है। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, एक लेज़र लाइट होती है, वो टोनर के ड्रम लगा होता है, ऐसे रोलर है ना, इस रोलर के ऊपर वो ड्रॉ करेगी, जैसे ही वो ड्रॉ हो जाएगा उसके ऊपर वो टोनर चिपक जाता है, राइट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चार्जेस को इस्तेमाल करके इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे ही टोनर उस ड्रम के ऊपर चिपकता है, वो फिर हम लोग पेपर के ऊपर चिपकाते हैं, तो पेपर के ऊपर हीट करते हैं जिसके थ्रू वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल क्या है, लेज़र के अंदर पाउडर इंक इस्तेमाल होती है, इंकजेट के अंदर लिक्विड होती है, लेज़र के अंदर फास्ट प्रिंटिंग होती है, कॉस्ट हमारे पास लो होती है, हाउ एवर इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लार्जर भी होता है और हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ नहीं हमें निकाल के देता। जब भी हम लोग अपनी फ़ोटो आईडी वगैरह पिक्चर निकाल रहे होते हैं वो इंकजेट प्रिंटर्स के थ्रू होती है। फिर हमारे पास प्रोजेक्टर्स आते हैं। प्रोजेक्टर के हमारे दो टाइप आते हैं, DLP एंड LCD। LCD प्रोजेक्टर और LCD स्क्रीन सेम फंडामेंटल्स पे काम करती है, बट LCD प्रोजेक्टर के अंदर क्या होता है, जो बैकलाइट होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल और हैवी बैकलाइट होती है, ठीक है जी। जो हमारे पास DLP आते हैं उसके अंदर क्या होती है, एक वाइट लाइट होती है, वाइट प्रोड्यूस, लाइट पासिस थ्रू स्पिनिंग कलर। अच्छा, इसके आगे डिस्क लगी हुई होती है, एक वाइट लाइट होती है, डिस्क होती है। एक सेकेंड। अच्छा, जो हमारा DLP प्रोजेक्टर होता है वो किसके थ्रू काम कर रहा होता है, मिरर्स के थ्रू। लाइट आई, उसको हम लोगों ने प्रिज्म के थ्रू, हम लोगों ने अपना सॉरी रेड ग्रीन थ्रू स्पिनिंग व्हील के थ्रू हम लोगों ने सेपरेट किया। फिर उसके आगे मिरर्स लगे हुए होते हैं, मिरर्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे होते हैं, वो फास्ट मिरर मूव करके लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन वो इमेज को आगे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कॉमन यूज आपके पास होम सिनेमा आ गए, पोर्टेबल होती है, प्रेजेंटेशन के 3D प्रोजेक्शन सिस्टम्स भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। फिर LCD स्क्रीन सेम तरीके से काम करती है जैसे LCD स्क्रीन काम करती है, LCD प्रोजेक्टर सेम तरीके से काम करते हैं जैसे LCD स्क्रीन का काम करती है। मिरर्स लगे हुए होते हैं, इसके अंदर हम लोग LCD पैनल्स में से लाइट पास होती है, पर फ़र्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंप लगा हुआ होता है जो वाइट लैंप होता है, ठीक है। लार्ज वेन्यूज़ वगैरह के अंदर यूजुअली हम लोग LCDs वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हैवियर होता है, बल्कियर साइड पर होता है LDP के मुकाबले में। एडवांटेजेस हमारे पास आ गए, हाई कॉन्ट्रास्ट होता है, स्मूथ होता है, LCD के अंदर ब्राइटर होता है और मोर कलर एक्यूरेट होता है। इसके अंदर रेनबो इफेक्ट आता है, कहीं कहीं पे हल्का सा रेनबो सा बना हुआ रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके अंदर जिसने आता कोई है नहीं। फिर हमारे पास स्पीकर्स आ गए। स्पीकर्स वही फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं माइक्रोफोन के, बट माइक्रोफोन में क्या होता था, हमारी आवाज़ से वो डायफ्राम वाइब्रेट होता था या कोन वाइब्रेट होती थी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को हिलाता था जिसके थ्रू करंट जनरेट होता। अब यहाँ पे उल्टा है, हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, वो करंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट वोल्टेज आई एम प्रोवाइडिंग इट वो आगे पीछे मूव करता है, जिसके थ्रू कोन हिलती है, डायफ्राम हिलता है, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, म्यूजिक प्लेबैक्स वगैरह। 3D प्रिंटर्स आपको पता है हीटेड हेड होता है, आप लोगों ने इतनी सारी वीडियोस हम होपफुली सबने देख ली होगी, देखी भी होंगी। 3D प्रिंटर में बेसिकली क्या होता है, 3D चीज़ जनरेट होती है। हम लोग प्रिंटर के अंदर क्या होता है, सिर्फ 2D होता है, पेपर के ऊपर नजर आता है, हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। 3D प्रिंटर में एक्चुअल फिजिकल मॉडल जनरेट करके हमें वो दे देता है, ठीक है। किस तरीके से, उसके अंदर एक हेड लगा हुआ होता है, थिन लेयर्स, वो लेयर्स बाय लेयर्स क्रिएट करता है। प्रिंटर क्या करता है, प्लास्टिक को हीट करता है, वो मेल्ट होती है, जब वो हम लोग जहाँ पे प्लेस करते हैं वो क्विकली कूल डाउन हो जाती है, जैसे कूल डाउन होती है वो वापस से फिक्स हो जाती है, और वो स्लो बाय स्लो, लेयर बाय लेयर पूरी चीज़ों को हम लोग बना देते हैं। ये बात हो गई, अच्छा जी।
अब हम लोग बात कर रहे हैं सेंसर्स के बारे में। हम सेंसर्स क्या होते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सेंसर। बेसिकली काम क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ है वो एनालॉग होती है, कंटिन्यूस डाटा होता है। हमारे डिजिटल वर्ल्ड में या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। सेंसर का काम क्या होता है, इस एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना। कितने टाइप्स ऑफ सेंसर्स आ गए, एक्यूस्टिक साउंड सेंसर को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्यूस्टिक। माइक्रोफोन इज अ टाइप ऑफ एन एक्यूस्टिक सेंसर, बट माइक्रोफोन बहुत स्पेशलाइज होता है। एक्यूस्टिक बस खाली आवाज़ को कैलकुलेट अपना वो डिटेक्ट कर रहा होता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रिसीजन नहीं होती, बहुत क्लैरिटी नहीं होती, उससे हम लोग ज़्यादा माइक्रोफोन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। देन देर इज एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर हम लोग जैसी किसी चीज़ को मूव करेंगे ना, उस मूवमेंट को वो डिटेक्ट करता है कि अगर कोई मूव स्टिल थी, वो मूव हो गई अचानक से, या कोई चीज़ मूव हो रही थी अचानक से स्टॉप हो गई, तो एक्सेलरोमीटर उधर काम करता है। फ्लो, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, अगर कोई भी अब तो कोई भी पानी के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा, गैस फ्लो कर रही नहीं कर रही, हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस सेंसर हमें बता देता है कि कौन सी गैस है, O2 ऑक्सीजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो गई। यूजली सेफ्टी सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपना किचन वगैरह के अंदर के, आप लोग मीथेन लीक तो नहीं होगी, आपकी कुकिंग जो गैस होती है गैस लीक तो नहीं आ रही, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बेसिकली आपकी चेक कर रही होती है कि एयर के अंदर कितना वाटर है। इंफ्रारेड सेंसर बेसिकली डिटेक्ट कर रहा होता है कि इंफ्रारेड लाइट को, अब जैसे ह्यूमन है, कोई भी चीज़ हीट अप होती है ना, कोई भी चीज़ हीट प्रोवाइड करती है, तो हीट किस फॉर्म में भी प्रोवाइड करती है, इंफ्रारेड लाइट के तौर पे प्रोवाइड करती है। तो यूजुअली हम लोग इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम्स वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंसान आएंगे तो हीट भी होगी और हीट सिग्नल को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। लेवल सेंसर के भाई वाटर टैंक में कितना पानी है या फिर नहीं है। लाइट सेंसर कैमरा ही है, बट कैमरा बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है। लाइट सेंसर हल्का सा डिटेक्ट करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड, मॉइस्चर, सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है या किसी चीज़ के अंदर कितना मॉइस्चर है, ठीक है। ह्यूमिडिटी एयर के अंदर, मॉइस्चर अपना सॉइल के अंदर कितना वाटर है। पीएच तो आपको पता है, एसिडिक है, आपका अल्काइन है, क्या है। प्रेशर सेंसर फोर्स को मेजर कर रहा होता है, किसी टाइल के नीचे प्रेशर सेंसर लगा दिया कि कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली आपका डिटेक्ट कर रहा होता है कि दो चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा होता है कि कोई चीज़ कितनी दूर है, ठीक है। अगर उस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के करीब भी किसी भी चीज़ को लेके आऊँगा ना, फौरन से डिटेक्ट कर लेगा कोई चीज़ मेरे करीब आई है। वो ये नहीं बता पाएगा क्या चीज़ है, बट वो डिटेक्ट कर लेता है कि कोई चीज़ मेरे करीब आई है या फिर नहीं आई है, अगर डिस्टेंस है तो कितनी दूर है। टेम्परेचर सेंसर तो होपफुली आपको पता है, रिमेंबर वर्किंग नहीं है, बस आपको पर्पस पता होना चाहिए। आपके पास सवाल आएगा, उस सवाल के अंदर हम लोग सेंसर को इस्तेमाल करेंगे। कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे सेंसर आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पे पहले वाला सवाल को देख लेते हैं कि भाई टिक टू शो वेदर ईच कंपोनेंट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो अब यहाँ पे सेंसर्स क्या है, डाटा इनपुट कर रहा है, माउस भी डाटा इंटर कर रहा है, डीवीडी है वो स्टोरेज डिवाइस है, नीचे हम लोग बात कर लेंगे। एक्चुएटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय इनपुट डिवाइसेस, क्या क्या इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहेंगे, इसके अंदर बस कॉमन सेंस के हिसाब से जो अच्छा लगे आप पुट कर दो, इसके अंदर इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई, हम लोग फिर भी देख लेते हैं। वही देखो सेम सवाल बार बार रिपीट होता रहेगा कि डिवाइस कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस आ रही हैं, वो नीचे हम लोग बाकी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद जैसे अब ये सेंसर का सवाल आ गया, राइट। द ट्रेन ड्राइवर पुशेज अ बटन टू क्लोज द ट्रेन डोर व्हेन ऑल पैसेंजर्स हैव बोर्डेड। द ट्रेन डोर विल ओनली क्लोज व्हेन देयर आर नो पैसेंजर्स इन द डोर। तो द सिस्टम टू चेक देयर आर नो पैसेंजर इन द रोडवे यूजेस अ सेंसर एंड अ माइक्रो प्रोसेसर। अब आप सेंसर कौन सा इस्तेमाल कर, आप प्रॉक्सिमिटी भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्रेशर सेंसर भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर पैसेंजर है तो नहीं, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इंफ्रारेड सेंसर भी चेक कर सकते हो। इंफ्रारेड सेंसर क्या डिटेक्ट करेगा, ह्यूमन से जो हीट आउटपुट हो रही होती है हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, बाकी जितना भी सब लिखा हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है, किसी भी सेंसर के सवाल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। आपने कोई सा भी एक सेंसर बताना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वो सेंसर किसको डाटा सेंड कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को डाटा सेंड कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर स्टोर्ड वैल्यू के साथ डाटा को कंपेयर करेगा। रिमेंबर स्टोर्ड वैल्यू, ये चीज़ रट्टा लगा लो। स्टोर्ड वैल्यू के साथ डाटा को रिटर्न किया, रेंज में था नहीं था, मैच किया, और सिग्नल्स किसको किया, क्लोज किया डोर। अगर हम लोग आउटपुट कर रहे हैं कोई चीज़ सिग्नल से, कोई चीज़ क्लोज कर रहे हैं तो एक्चुएटर क्लोज करता है। अगर अलार्म बजाना है तो हम स्पीकर से बजा लेंगे। तो कोई सी भी आउटपुट डिवाइस डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मैंने लगा दी,
और फिर ये वाली बात हम लोग मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं कि इन रेंज था तो डोर क्लोज हो जाएगा, आउट रेंज था डोर क्लोज नहीं होगा। और आखिर में ये वाली बात ज़रूर लिखना कि दिस प्रोसेसर रिपीट्स, अब या तो डोर क्लोज हो रहा है या फिर जब तक वो सिस्टम वो काम नहीं कर लेता। ठीक है, तो रिमेंबर ये चीज़ ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट किसी भी सेंसर वाले सवाल में लिख सकते हो। सेंसर से डेटा गया माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर स्टोर्ड वैल्यू के साथ से कंपेयर करेगा। अब जो भी एक्शन लेना था, चाहे डोर क्लोज करना है, स्प्रिंकलर सिस्टम को अपना ओपन करना है या क्लोज करना है, जो भी काम करना है वो काम किया और फिर वो काम रिपीट होता रहेगा जब तक एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ गया, या फिर इन्फिनिटली रिपीट करना है तो इन्फिनिटली रिपीट भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी इनपुट डिवाइसेस तो अब स्पेसिफिक यूज के हिसाब से भी आप, अच्छा रिमेंबर बार कोड के अंदर खाली बार कोड लिख के नहीं आ जाना। बार कोड स्कैनर इज योर डिवाइस, बार कोड इज खाली वो बार जो आपकी लाइंस होती हैं प्रिंट करते हैं। QR कोड स्कैनर पूरा लिखोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे मार्क्स। सही है, ठीक है। बाकी इनपुट डिवाइसेस कितनी सारी हैं, अब इतनी सारी इसमें से कोई कोई भी लिख लो। ठीक है, वही सेम सवाल है, रिपीट होके आया, इसके अंदर भी वही सेम बात होनी। सेंसर डाटा भेजेगा, कंपेयर होगा, उसके हिसाब से जो भी काम करना था एक्चुएटर के थ्रू हम लोगों ने रिलीज को स्टॉप करना है वो करना है। अगेन सवाल सेम ही है, सेंसर आपको अपने हिसाब से डिफाइन करना है। तब अब देखो कितने सारे सेंसर हैं, लेवल, प्रेशर, मॉइस्चर, तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर बहुत एम्पल, अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी ना, आप ये सवाल बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर आउटपुट डिवाइसेस आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्दर मोर हम लोग वही इनपुट डिवाइसेस बार बार रिपीट होती हुई जा रही हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसके अंदर पढ़ लो। अब रेजिस्टिव टच किस तरीके से काम करता है, ये इसके अंदर मार्केट स्कीम से चीज़ें याद कर लो। बहुत बेसिक सी चीज़ें, दो लेयर्स होती हैं, टॉप पुश करेंगे लेयर्स मिलेंगी, सर्किट क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और वो कोऑर्डिनेट हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट और रेजिस्टिव टच क्या है, चीप मैन्युफैक्चर है, वाटर प्रूफ होता है, कैन सपोर्ट, यूजली सपोर्ट मल्टी टच नहीं लिखता। वेयरिंग ग्लव्स वाली बात ज़रूर लिख देना, क्यों, क्योंकि ग्लव्स के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि सेंसिटिव नहीं होता, स्क्रीन विजिबिलिटी अच्छी नहीं आती, मेरे पास रेजोल्यूशन यूजुअली लोअर होती है। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी लिख सकते थे, कैपेसिटिव या इंफ्रारेड। ये वाली बात हो गई। अब इस सवाल के अंदर उसने बोला है कि द कंपनी नीड्स टू डिसाइड विच टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी टू यूज़। अब आप इसके अंदर से तीनों में से कोई सी भी आपको जो अच्छी लगे आप चूज़ कर सकते हैं। तीनों के लिए आपके पास ऑप्शन है। रेजिस्टिव के चीप टू मैन्युफैक्चर है, वेदर से लेस इफेक्ट होता है, बेयर फिंगर भी हम लोग संभाल कर सकते हैं, कैपेसिटिव में गुड विजिबिलिटी आ गई, मल्टी टच आ गया, रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होता है, हाई क्वालिटी इमेजेस हो गई, नहीं ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। इफ़ द स्क्रीन शटर इट स्टिल रजिस्टर्स टच। अच्छा हाँ, ये बात ज़रूर याद रखना, कैपेसिटिव के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है ऊपर की आपकी स्क्रीन ग्लास जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं वो शटर हो जाती है, बट आपका टच चल रहा होता है। ठीक है, होपफुली बहुत दफ़ा आपने देखा भी होगा। रेजिस्टिव के अंदर ये वाली चीज़ नहीं होती। इंफ्रारेड के अंदर सेम होती है, मल्टी टच होती है, डज नॉट नीड बेयर फिंगर, क्वालिटी हाई होती है, टच भी हो जाता है, लेस पावर, लेस रिक्वायर्ड, लेस और नो प्रेशर, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम आ गया मेरे पास। ठीक है, ये का सवाल आ गया। QR कोड किस तरीके से काम करता है हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, वही लेज़र, आप लेज़र लाइट इस्तेमाल करो या फिर कैमरा इस्तेमाल करो, आप दोनों बातें लिख सकते हो। ठीक है ना, अगर लाइट शाइन लिख दे तो आप कैमरा इस्तेमाल करोगे, लेज़र लाइट रखोगे तो हमें वो स्पेशल QR कोड का स्कैनर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट होता है, क्या क्या चीज़ होती है उसको याद कर लो। फिर LED की स्क्रीन के बारे के अंदर किस तरीके से काम होता है, मेड ऑफ पिक्सल होता है, अरेंज्ड इन मैट्रिक्स होता है, लाइट होती है और फिर वो डिफ्यूज़ होके आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे उसने इंकजेट के प्रिंटर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर सारी की सारी बात लिखी हुई है। इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर याद करने की ज़रूरत नहीं है कि डाटा इज सेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर टू द प्रिंटर, डाटा इज हेल्ड इन अ प्रिंट बफर। बफर एक मेमोरी को बोलते हैं जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए हम लोग डाटा सेव करते हैं, टेम्परेरी मेमोरी को बफर बोलते हैं। ठीक है, इंकजेट ऑपरेटेड बाय अ प्रिंट हेड दैट मूव्स डैश स्लाइड्स अक्रॉस द पेज। क्या स्लाइड होता है हमारे पास, नोजल स्प्रेड होता है, दी स्प्रे द लिक्विड इंक ड्रॉपलेट इनटू द पिक्चर। दीज इंक ड्रॉपलेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ पीजो इलेक्ट्रिक और थर्मल बबल। ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, अगेन इस सिलेबस के अंदर होपफुली नहीं है। इफ द पेपर जैम अ डैश इज सेंट, इंटरप्ट सेंड हो जाता है। प्रिंटर के अंदर हमारे पास हर सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं।
गिव 3 एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, तो अपनी मर्जी से आप जो भी लिखना चाहो लिख लेना यार, इसके अंदर बार बार सेम बातें नहीं होती। ठीक है जी, तो अब हम लोगों ने होपफुली सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली। अगेन आउटपुट इनपुट डिवाइसेस में आधे से ज़्यादा टाइम आप अपनी कॉमन सेंस और कॉमन नॉलेज को इस्तेमाल करके आप आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। हर वक्त इतना टू द कोड इतनी ज़्यादा चीज़ें डिटेल के अंदर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो जितनी भी आपके वर्किंग्स जो आई हुई ना थोड़े से ओल्ड सिलेबस के अंदर है, यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर व्हाट इज मेंट बाय इनपुट डिवाइसेस और व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। आपको उसकी वर्किंग इतनी डिटेल में पता नहीं होनी चाहिए, हाँ थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ताकि आप उस स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सको कि यार यहाँ पे कैपेसिटिव आना चाहिए, यहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये वाली बात हो गई। एंड तो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डेटा स्टोरेज और हार्डवेयर डिवाइसेस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बॉयस। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स वगैरह के अंदर ज़रूर मेंशन कर देना, मैं आपको इंशाल्लाह टाइमली जवाब दे दूँगा। ओके।